रानी पद्मावती फिर एक फरमान लिखवाती है। कोहिनूर हीरे को गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया। गोलकुंडा कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। 1200 ईस्वी में निकाला ककातीय वंश के द्वारा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक है खिलजी वंश, जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर पद्मावत वाली पूरी मूवी है ना, वो स्टोरी यहीं पे आएगी। अलाउद्दीन खिलजी कैसे चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करेगा और क्या कैसे फिर रानी पद्मावती जोर कर जाएगी। पूरा खिलजी वंश पढ़ेंगे आज, 1290 से लेके 1320 तक। शुरू करते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। इसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है खिलजी वंश का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम है मलिक फिरोज। खिलजी वंश को अन्य नाम से जाना जाता था, खिलजी क्रांति के नाम से। ठीक है। मलिक फिरोज को इसको उपाधि प्राप्त थी शाइस्ता खान की, जो उपाधि दी थी इसको गुलाम वंश के सेकंड लास्ट शासक केकुबाद ने। और कमेंट करके ये बता दियो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। केकुबाद इसको उपाधि देता है शाइस्ता खान की। इसके बाद देखते हैं मुसलमानों का दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण। अभी आया था दिल्ली पुलिस 2024 में कि भारत में मुसलमानों ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर कहाँ आक्रमण किया? महाराष्ट्र देवगिरी में। ठीक है। और दो दिल्ली पुलिस 2020 में आया था, दक्षिण भारत पर सबसे पहले किन मुसलमानों ने आक्रमण किया? खिलजी वंश वालों ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक दामाद व एक भतीजा, समझ लो इसको। भतीजा भी यही था इसका, दामाद भी यही था, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको जंगल से लेके आया था, ऐसे ही घूम रहा था ये। पूरी पद्मावत वाली मूवी है इसी के ऊपर है ये। इसका दामाद व भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में इसको धोखे से मारेगा। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम है अली गुरशाप। अलाउद्दीन खिलजी को अलग से पढ़ेंगे। 1296 में मुगलों का फिर से आक्रमण होता है भारत के ऊपर, और उसको नियंत्रण करने के लिए अपना अलाउद्दीन खिलजी जाता है और नियंत्रण करके उनको हरा के वापस भेज देता है। और जो उनके 2000 सैनिक बच जाते हैं ना, उनको बोलता है या तो तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो या फिर तुमको मार दिया जाएगा। फिर ये 2000 सैनिक मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं, इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। और इनके लिए पूरा एक शहर बसाया जाता है, मुगलपुर, जो दिल्ली के अंदर है। और मुगलपुर का नाम बदल के अब मंगोलपुरी कर दिया गया है। जो आप रोहतक से आगे निकलोगे, सांपला से आगे निकलते ही आपको मंगोलपुरी देखने को मिलेगा। वर्तमान में दिल्ली में है ये मंगोलपुरी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को बिना बताए देवगिरी महाराष्ट्र पर दोबारा अटैक कर दिया। एक बार तो पहले अटैक किया था, और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को बिना बताए दोबारा अटैक करके वहां पे महाराष्ट्र देवगिरी में और लूट के ले आता है चीजों को, और वहां से राजा की रानी भी ले आता है। ये बात जी जलालुद्दीन को पता चलती है ना, तो जलालुद्दीन भागा भागा जाता है अलाउद्दीन के पास कि तूने मेरे से बिना पूछे आक्रमण कैसे कर दिया। और अलाउद्दीन फिर धोखे से जलालुद्दीन को मार देता है। अब पूरा अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे 1296 से लेके 1316 तक। बलबन और जलालुद्दीन के सारे अमीरों को मरवा देता है पहले तो ये। जैसे ही इसका शासनकाल शुरू होता है ना, तो बलबन ने जितने भी अपने अमीर रखे थे और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने आमिर रखे थे, उन सभी को आते ही खत्म करवा देता है ये। जोधपुर अभिलेख में लिखा गया है, जलाल अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को जनता का चहीता माना गया है। ऐसा ये खुद लिखवाता है, जनता मेरे को चाहती थी, क्योंकि बलबन था ना ये, इसके क्रूर शासन से जनता परेशान रहती थी। इसलिए जोधपुर अभिलेख में लिखवाता है कि जनता मेरे को पसंद करती थी। एक अलाउद्दीन आती क्या काम करवाता है? स्थायी सेना रखने का काम करवाता है, और सेना को नगद वेतन देने का काम शुरू करवाता है। इससे पहले वेतन नहीं दिया जाता था, इक्तेदारी प्रथा चलती थी, लेकिन यहाँ पे आते ये अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन देना शुरू कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी को पैसों से रिलेटेड बहुत बढ़िया ज्ञान था, इसलिए इसने बाजार की प्रणाली को भी शुरू करवाया था। अगर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिले, बाजार प्रणाली को किसने शुरू करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया। इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया था वो, बाजार प्रणाली को शुरू करवाया। और साथ में ये नियम लागू कर दिया, जो भी व्यक्ति धोखाधड़ी करेगा, सामान तोलते समय ईमानदारी नहीं दिखाएगा, उसके नीचे चुंबक लगा के सामान को कम तोलेगा, उसके शरीर से उतना ही मांस काट दिया जाएगा जितना वो कम सामान तोलेगा। जैसे 1 किलो सामान देना, 1 किलो चीनी देनी है, और दुकानदार ने उसमें ताकड़ी में रोल करके अपने 900 ग्राम करके वो 1 किलो दिखा देता है। तो ऐसे अगर पता चल गया बलबन को, तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस काट लिया जाएगा। ऐसी प्रणाली चालू करवाई इसने। इसकी इन प्रणालियों से जनता डर भी गई इससे। इसका एक गुलाम होता है मलिक काफूर, जिसको गुजरात अभियान से लेके आया था, जो आगे आएगा ये। 1000 दिनार में खरीदा था इसने मलिक काफूर को। इसका बढ़िया गुलाम था ये, वफादार। इसको सेना का नेतृत्व करने के लिए भेज देता था ये, और इसके बाद में गुजरात अभियान करने मलिक काफूर को ही भेजेगा ये।
अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। जैसे ही अलाउद्दीन का शासनकाल शुरू हुआ, पहले तो इसने जलालुद्दीन के बेटे अली गुरशब को मरवा दिया, फिर सारे परिवार को ही खत्म कर दिया इसने, जलालुद्दीन वाले को। 1298 में मंगोलों का चौथा आक्रमण होता है और 1299 में गुजरात आक्रमण के लिए जाता है ये, जहाँ पे करणदेव शासक होता है। गुजरात आक्रमण से मलिक काफूर को लेके आता है और मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था इसने, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार ही कहते थे। मलिक काफूर दरअसल ये इजड़ा होता है जो इसको अलाउद्दीन खिलजी को पसंद था। ये बहादुर भी था मलिक काफूर और बढ़िया सेना का नेतृत्व करता था, इसलिए इसको सेनापति बना दिया गया था। जितने भी दक्षिण अभियान होंगे ना, मलिक काफूर ही करेगा उनको अटेम्प्ट, ठीक है। इसको सेनापति बना दिया गया। इसका अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में देखा होगा। बलबन के समय में इसने अपना काम शुरू किया था, लेकिन बलबन का दरबारी कवि नहीं था ये। दरबारी कवि किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। इसका जन्म होता है उत्तर प्रदेश में और मृत्यु होती है दिल्ली के अंदर अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं अब। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है क्योंकि गाने का काम बढ़िया करता था ये। इसने 2 वाद्य यंत्र बनाए, सितार और तबला। जो सितार होता है ना बजाने का, और तबला होता है वो बजाते हैं, वो दोनों के दोनों इसने शुरू करवाए थे, ये इसने बनाए थे दोनों के दोनों। और कव्वाली गाने का काम किया। मुसलमानों में गाते हैं ना कव्वाली, बहुत सारे लोग बैठ के गाना बजाते हैं, एक नाचता रहता है उसमें। वो एक मूवी है गोविंदा की, उसमें कादर खान भी गाता है ये। और खड़ी बोली, हिंदी की जो बोली है खड़ी बोली, उसका जन्मदाता भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। कितने बढ़िया बढ़िया काम करके गया है ये। अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है, कि सबसे सुंदर जगह देखनी है ना अगर धरती पे, तो अपने कश्मीर आओ, धरती का पूरी का स्वर्ग है। अमीर खुसरो ने बताया ये कश्मीर को। इसकी एक किताब है खमसाए खुसरो, इसने खुद के नाम के ऊपर लिखी है, जिसके अंदर इसने बलबन का जिक्र किया है, अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र किया है। इनके गुरु का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। और अमीर खुसरो का अन्य नाम तोताए हिंद भी कहते थे इनको। 1303 में होता है चित्तौड़गढ़ अभियान, जिसके अंदर पद्मावत वाली पूरी स्टोरी आएगी, कैसे क्या हुआ था। अब आगे देखते हैं भाई। इसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ अभियान। 1303 ईस्वी के अंदर होता है ये। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मलिक मोहम्मद जायसी नाम का एक कवि है, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखता है ये इसको 1540 के अंदर एक उपन्यास पद्मावत नाम से। इसी के ऊपर एक मूवी आई थी पद्मावती, शाहिद कपूर की, आपने देखी हो तो, और नहीं देखी तो देखना भाई जरूरी, बढ़िया मूवी है वो। उसमें राजपूतों का पूरा इतिहास बताया गया है। 1540 के अंदर ये एक उपन्यास लिखता है पद्मावत, ये पूरी स्टोरी को बताता है, पहले वाली को, जो चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने खेल खेला था। जो यहाँ पे रानी थी एक पद्मावती। कहाँ की रानी थी ये? सिंगल की रानी थी ये। सिंगल का मतलब है श्रीलंका। सिंगल में राजा रतन सिंह जाते हैं और रानी पद्मावती से शादी करके ले आते हैं इसको चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। यहाँ का एक राजपुरोहित था राघव चेतन। राघव चेतन को ये दोनों निकाल देते हैं एक दिन राजमहल से। इसके लिए पूरी स्टोरी है, बढ़िया थी, अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। कि रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह ये दोनों जब मिलते हैं ना, तो राजपुरोहित देख लेता है इसको राघव चेतन। राघव चेतन बहुत समझदार व्यक्ति था, ये चाणक्य की तरह ही था ये भी। तो ये इनको अच्छी नहीं लगती ये वाली बात है, ये इनको देख लेता है। इसको फिर निकाल देते हैं ये महल से, दोनों के दोनों। और फिर जब राघव चेतन जाता है ना महल छोड़ के, तो इनको कह के जाता है मैं जब भी आऊंगा ना तुम्हारा खत्म करके जाऊंगा सारा राजपाट है, क्योंकि मैंने तुम्हारे राजपाट के लिए बहुत कुछ किया है, काफी सालों से तुम्हारे लिए बढ़िया काम कर रहा था मैं, और मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आप मेरे को निकाल रहे हो यहाँ से। इसको निकाल दिया जाता है फिर राघव चेतन को। फिर ये बांसुरी बजाता बजाता अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाता है महल के अंदर, बांसुरी सुनाता है उसको पहले तो, और फिर उसको रानी के बारे में बताता है। पहले सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे आप अटैक करो चित्तौड़गढ़ के ऊपर। और खिलजी मना कर देता है अलाउद्दीन खिलजी कि नहीं भाई चित्तौड़गढ़ के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अभेद्य किला है, 8 दरवाजे हैं उसके, कहाँ से उसमें हम अटैक कर लेंगे। अटैक नहीं करता ये। फिर राघव चेतन इसको उकसाता है कि वहां पे एक रानी है विश्व सुंदरी, पद्मावती नाम है जिसका, बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर है, उसको पाओ तुम, जाओ और उसको छीन के लेके आओ। खिलजी के मन में उत्सुकता जाग जाती है कि हाँ भाई ये तो कर लूंगा मैं काम। और फिर मलिक काफूर से कहता है सारी सेना निकाल, और चित्तौड़गढ़ अभियान के लिए निकलते हैं। फिर 1303 में निकलते हैं चित्तौड़गढ़ अभियान के लिए, और वहां पे जाके ठहर जाते हैं। फिर ये 6 महीने तक वेट करते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलता महल से। पता चलता है इनको, इसको राजा रतन सिंह को, ऐसे ऐसे खिलजी बाहर बैठा है।
इनके पास तो पूरा खाने का राशन पानी सारा होता है, महल के अंदर ही रहते हैं। फिर 6 महीने तक वेट करता रहता है खिलजी कि जैसे ही पद्मावती का कुछ भी मेरे को संदेश मिला मैं महल में अटैक करूंगा, जैसे ही मेरे को पता चला कुछ भी उसके बारे में। फिर अपना अलाउद्दीन खिलजी एक फरमान लिखवाता है, पत्र लिखवाता है कि राजा रतन सिंह के पास में कि आपको मेरे को अंदर आने दो, मेरे को बस महल देखना है अंदर से और रानी के एक बार दर्शन करने हैं, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा पूरी सेना के साथ। अन्यथा मैं 2-3 साल और बैठा रहूंगा यहीं पे, और जब भी तुम्हारा राशन खत्म होगा तुम बाहर तो निकलोगे ही, निकलती है फिर मार दूंगा सभी को। फिर राजा रतन सिंह सोचता है भाई ठीक है कोई बात नहीं है, एक बार आने देते हैं इसको और फिर चला जाएगा ये अपना छोड़ के। फिर ये अलाउद्दीन खिलजी आता है और रानी के दर्शन करवाए जाते हैं इसको, धुंधले धुंधले दर्शन करवाए जाते हैं, शीशों के अंदर से, मिरर के अंदर से एक छाया सी दिखाई जाती है। देखते ये कहता भाई मैं तो शादी करूंगा अब इससे, मैं नहीं जाऊंगा। फिर राजा रतन सिंह होते हैं ना, ये तलवार रख लेते हैं इसकी गर्दन के ऊपर, लेकिन मारते नहीं इसको, बोलते हैं मेहमान है तो हमारे महल के अंदर आया हुआ है, मारेंगे नहीं तेरे को। इसको खाना खिलाते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी मित्रता का हाथ बढ़ाता है इससे रतन सिंह से, कहता है ठीक है आप मेरे दोस्त हो, मैं आपके महल में अकेला आया हूँ, आप मेरे को बाहर तक छोड़ने चलो। तो राजा रतन सिंह इसको बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, 8 के 8 दरवाजे पार करके। जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, अलाउद्दीन खिलजी अपना असली रूप दिखा देता है, रतन सिंह को किडनैप करवा देता है वहीं पे और लेके चला जाता है। फिर रानी को पता चलता अभी रतन सिंह तो आया ही नहीं। फिर संदेश आता है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कि आप शादी करो अन्यथा राजा रतन सिंह को मार दिया जाएगा। ये रानी पद्मावती थी ना, ये भी बहुत समझदार थी। फिर ये 3 शर्तें रखती है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। रानी पद्मावती फिर एक फरमान लिखवाती है अलाउद्दीन खिलजी के सामने, फरमान लिख के भेज देती है रानी पद्मावती, और उस फरमान को पढ़ता है फिर ये अपना राजपुरोहित राघव चेतन पढ़ रहा होता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने कि 3 शर्तें बताई है रानी ने ऐसे ऐसे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अलाउद्दीन खिलजी के सामने वो होता है राघव चेतन, वो पढ़ता है कि पहली शर्त ये है कि रानी कह रही है कि मैं शादी तो कर लूंगी आपसे, बस 800 रानियों के अंदर से आऊंगी मैं और तुमको पहचानना होगा। और दूसरी शर्त है राजा रतन सिंह को तुम छोड़ दोगे। और तीसरी शर्त है मेरे को उस व्यक्ति का सर चाहिए जिसने आपको मेरे तक पहुंचाया है। ये कहते ही ना राघव चेतन हंसने लग जाता है कि महाराज आप मेरे को थोड़ी मारोगे। इतने में अलाउद्दीन खिलजी उसकी गर्दन काट देता है और गर्दन को पहुंचा देता है रानी के पास में, पद्मावती के पास में, कि ले उसका सर आ गया है तेरे पास में जिसने मेरे को तेरे तक पहुंचवाया था। फिर रानी पद्मावती क्या करती है, सैनिकों को तैयार करती है, स्त्रियों के कपड़े पहनवाती है और सेना के अंदर से 2 भरोसे के व्यक्ति को लेती है, गोरा को और बागल को, दोनों को सेना का नेतृत्व बनाती है। सारों को स्त्रियों के कपड़े पहना के बड़े बड़े बर्तन लेके चले जाते हैं महल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सामने, और उसको वहां से छुड़वा देते हैं रतन सिंह को। लेकिन छुड़वाते हैं ना, लड़ाई हो जाती है वहां पे, और लड़ाई में राजा रतन सिंह मार दिया जाता है। फिर रानी अपने महल में भागी भागी आती है और आते ही अपने सारी लड़कियों के साथ में आग में कूद के जौहर कर लेती है। ऐसे होता पूरा नीचे तक, ऊपर से ये आग जलाते हैं। जौहर का मतलब ये होता है आग जला के जिंदी आग में ही चले जाना, जिंदे व्यक्ति उसमें स्त्रियां करती थी जौहर, कि कोई भी पराया व्यक्ति उसको हाथ न लगा सके। और अलाउद्दीन खिलजी भागा भागा आ रहा था अपनी सेना के साथ में, वो सोचती है कि हम क्षत्रिय स्त्री हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, और जौहर कर लेती हैं भाई। इसी के साथ में पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है राघव चेतन वाली। इसको खत, ख, इसको खत्म करने के बाद, पूरे शहर को तबाह करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इस शहर का नाम अपने बेटे के नाम पर रखता है, खिरिज खां के नाम पर। पूरे शहर को बदल दिया जाता है, खिरिज का नाम रखा जाता है इस शहर का। फिर चित्तौड़गढ़ सेना का नेतृत्व तो गोरा और बागल ने किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका। अब 1306 में दक्षिण भारत का अभियान करवाया जाता है मलिक काफूर के द्वारा। जब भी अभियान करने भेजता था नहीं, मलिक काफूर को भेजता था, लेकिन चित्तौड़गढ़ अभियान में आता है खुद रानी को पाने के लिए। मलिक काफूर क्या करता है, तेलंगाना में एक जगह होती है वारंगल नाम की, जहाँ पे ककातीय वंश रहता था, और ककातीय वंश का राजा कौन था, राजा रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप को हरा देता है मलिक काफूर, और उसको मारने ही वाला था। तभी रुद्र प्रताप कहता है मेरे पास ना कोई नूर का हीरा है, मैं वो दे दूंगा तुमको जो हमने कुल देवी के मंदिर में रखा हुआ है, और मेरी सोने की मूर्ति बनवा दूंगा, तुम उसको जकड़ के बेड़ियों में और अलाउद्दीन खिलजी के सामने ले जाना। फिर यहाँ से कोई नूर दे दिया जाता है मलिक काफूर को। इसके बाद देखते हैं हम कोई नूर हीरे को। कोई नूर हीरे को गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया। गोलकुंडा कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर। 1200 ईस्वी में निकाला ककातीय वंश के द्वारा। कोई नूर हीरे को श्राप दिया गया है, गोलकुंडा के लोगों ने श्राप दिया था इसको। इसको निकालते ही कुलदेवी के मंदिर में रख दिया गया था, माता के मंदिर में। पर जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया दक्षिण भारत पे, राजा के ऊपर जान जाने वाली थी, तब इसको वहां से निकाल के मलिक काफूर को दे देते हैं। लेकिन वहां के लोग श्राप देते हैं इसको कोई हीरे को
जिसके पास भी जाएगा ना आज के बाद ये सारे के सारे शराब पीते रहेंगे, लेकिन महिला के पास जाएगा तब ये रह सकता है, कोई नहीं होगा, बढ़िया रहेगा, शगुन माना गया है महिला के पास। अदरवाइज जिस भी राजा के पास जाएगा अब शगुन माना गया है ये। तो देखते हैं किस किस के पास जाता है ये। ठीक है, पहले गया कोई नूरीरा, मलिक काफूर लेके गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, खिलजी से तुगलकों के पास, तुगलकों से सैयदों के पास, सैयदों से फिर लोधियों के पास, लोधियों के पास से ले जाता है इसको कालिंजर राजा, कालिंजर राजा से लूट के लेके आता है फिर हुमायूं, हुमायूं बाबर को दे देता है। बाबर का समय पूरा होने के बाद बाबर फिर वापस हुमायूं को दे देता है, 10 साल तक हुमायूं के पास रहता है। फिर शेरशाह सूरी, फिर इस्लाम शाह सूरी, फिर आदिल शाह सूरी, तीनों के पास जाने के बाद फिर जाता है एमू के पास, एम चंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी वाला शासक, जिसने दिल्ली पे अटैक किया था। एमू से लूट कर ले जाता है इसको फिर से कालिंजर राजा, कालिंजर राजा से लूट कर लेके आता है फिर इसको शाहजहां, और शाहजहां इसके लिए पूरा एक राजगद्दी बनवाता है जिसको तख्ते ताउस कहा जाता था, सोने और चांदी का सिंहासन, और उसके ऊपर कोई नूर हीरा को लगवाता है। फिर शाहजहां के पास से जाता है ये बहादुर शाह प्रथम के पास, बहादुर शाह प्रथम से जहादर शाह, जहादर शाह से फरुखसियार, फरुखसियार से रफीउद्दरजात, फिर रफीउद्दौला, और फिर मोहम्मद शाह रंगीला के पास में, मोहम्मद शाह रंगीला से लेके जाता है इसको नादिर शाह लूट के, नादिर शाह से जाता है ये अहमद शाह अब्दाली के पास में, अहमद शाह अब्दाली से जमान शाह, जमान शाह के बाद में जाता है फिर सीधा ये रणजीत सिंह के पास, और रणजीत सिंह देता है दलीप सिंह को कोई नूरीरा, और दलीप सिंह क्या करता है इतिहास में महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर देता है ये, अदरवाइज हम ले लेते इसको कोई नूरीरे को वापस ले सकते थे, लुटा हुआ खजाना था ये, लेकिन ब्रिटिश वालों ने मना कर दिया कि आपने तो गिफ्ट किया था हमको ये। दलीप सिंह ने गिफ्ट किया विक्टोरिया को। ठीक है, विक्टोरिया इसके 3 टुकड़े करवाती है, 2 टुकड़े तो इसके मुकुट के अंदर लगवा दिए जाते हैं, तो ब्रिटिश क्राउन कहता है, जैसे अपने राष्ट्रपति की पोस्ट है ना वहाँ पे, वैसे ही वहाँ पे क्राउन की पोस्ट है, उतनी पावर है क्राउन के पास। हीरे का एक टुकड़ा म्यूजियम के अंदर रखवा दिया जाता है। ठीक है, स्त्री के पास गया तो ठहर गया, ये शगुन माना गया, अदरवाइज उनको भी खत्म कर देता है ये। अब आगे देखते हैं भाई कोई नूर हीरे से, कोई नूर हीरे को रोशनी का पर्वत कहा था नादिर शाह ने, और इसको कोई नूर का नाम भी नादिर शाह ने दिया था, और नादिर शाह ने बताया था कोई नूर हीरा इतना महंगा है, अगर इसको हाथ में लेके जोर से फेंका जाएगा ना तो जितनी दूर तक जाएगा ये उतनी दूर तक सोने की परत बिछा दी जाए, उतना महंगा है ये। और दूसरी बात है, इसको बेच के इतने पैसे आएंगे पूरे संसार को खाना खिलाया जा सकता है 2 दिन तक भरपेट, इतना पैसा आएगा। इसको नाम दिया था रोशनी का पर्वत, नादिर शाह ने दिया था, और कोई नूर हीरा भी नाम इसने ही दिया था, नादिर शाह ने। अलाउद्दीन को उपाधि मिली दूसरा सिकंदर की। जब मलिक काफूर ने दक्षिण भारत अभियान किया था ना, तो नीचे समुद्र तक पहुंच गया था वो, तो उसको ये लगा जैसे सिकंदर ने पूरा विश्व जीत लिया, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा विश्व जीत लिया है, इसलिए इसको दूसरा सिकंदर कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अब कर लगाएगा, जजिया कर, जजिया कर किसे कहते हैं, गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर। जकात, धरई और चरई का कर, धरई कर कौन सा होता है, आवास में रहने के लिए, रहने के जो कर है वो धरई कर कहलाता है, और चरई कर मतलब मवेशियों के ऊपर लगाया गया था ये। अलाउद्दीन खिलजी रखते हो तलवार की नीति अपनाता है, एक तरह से जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको काट दिया जाएगा, उसको रखते हो तलवार की नीति कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य करवाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, भ्रष्टाचार विभाग की स्थापना करवाता है कि जो भी गलत काम करेगा ना उसको मार दिया जाएगा, रखते हो तलवार की नीति के अनुसार। राजधानी सीरी बनाता है अपनी, शहर बसाया इसने क्रिज खा, चित्तौड़गढ़ को खत्म करके। कुतुब मीनार परिषद में अल्लाही दरवाजा बनवाता है, जहाँ पे बाद में इसकी कब्र खुदवाई जाती है। अल्लाही दरवाजा बनवाया वह अल्लाही मीनार बनवाई कुतुब मीनार परिषद के अंदर, और 4 मीनार बनवाता है। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, और मकबरा बना इसका दिल्ली के अंदर, कहाँ पे बनाइए, अल्लाही मीनार के अंदर, जहाँ पे अल्लाही दरवाजा है, जो कुतुब इसने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अल्लाही मीनार और अल्लाही दरवाजा बनवाया था कुतुब मीनार के अंदर, और कुतुब मीनार किसने बनवाई ये आप कमेंट करके बता दियो भाई, पहली वीडियो में बताई थी मैंने। अब देखते हैं मुबारक शाह खिलजी को, ये अयोग्य पुत्र था इसका, जैसे इसकी डेथ हुई ये बैठ गया मुबारक शाह खिलजी, कुछ भी नहीं पता था इसको, नालायक सा था ये, एक तरह से लसबिन समझ लो इसको, अलाउद्दीन का अयोग्य पुत्र था ये। और जब ये संभालता नहीं था मुबारक शाह खिलजी ढंग से, तो उस समय में मलिक काफूर ने संभाला पूरे राजपाट को, और मुबारक शाह खिलजी महिलाओं की पोशाक पहनता था, और कभी कभी तो बिना पोशाक के भी दरबार में आ जाता था ये नंगा ऐसे ही। अलाउद्दीन के कठोर आदेशों को आते ही इसने नष्ट करवा दिया था, जितने भी इसने कठोर आदेश चलवाए थे ना
सारे के सारों को अति नष्ट करवाया था और खुद को खलीफा घोषित किया। इतिहास का एकमात्र ऐसा राजा है ये जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। खलीफा किसे कहते हैं? हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है भाई। इसका एक मंत्री था खुसरो शाह। जब ये खुद को खलीफा घोषित करता है ना मुबारक शाह खिलजी, तो खुसरो खां इसका मंत्री था, जो एक नारा लगवाता है कि इस्लाम धर्म खतरे में है भाई, क्योंकि इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया है। खतरे में है तो इसको हटाओ मुबारक शाह खिलजी को, और खुद बैठता है गद्दी पे खुसरो खां। नारा लगा इसने इस्लाम धर्म खतरे में है, और खुद गद्दी पर बैठ गया। लेकिन खुद गद्दी पर बैठा, ज्यादा दिन तक नहीं बैठ पाएगा ये। बाद में गाजी मलिक नाम का व्यक्ति आता है जो खुसरो खां की हत्या कर देता है और खुद गद्दी पर बैठता है और नए वंश की स्थापना करता है, तुगलक वंश की। ठीक है, इसके बाद हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे भाई 1320 से लेके 1414 तक। ये बताओ मेरे को, चित्तौड़गढ़ वाली जितनी स्टोरी बताई ना मैंने, पद्मावत वाली स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है आपको? इसी के साथ में हमारा खिलजी वंश पूरा हो गया भाई, पूरा खत्म। इसके बाद देखेंगे हम तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश को एक में ही देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 1320 से लेके 1526 तक। इसके बाद में फिर मुगल वंश की स्थापना होगी। अगर आप अब तक बने हुए हो भाई तो एक कमेंट कर दियो कि पृथ्वीराज चौहान की वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से पूरा भारत गुलाम वंश की तरफ बढ़ गया था, पूरा भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई थी। एक लड़की का नाम था उसमें, जो जयचंद की बेटी थी, उस लड़की का नाम बता दियो कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने सही किया था पद्मावती की तरफ आकर्षण दिखा के? और राजा रतन सिंह को इस समय पे क्या करना चाहिए था? इस समय पे छोड़ना ही नहीं चाहिए था अलाउद्दीन खिलजी को, अंदर बुला के मार देना चाहिए था, या फिर अंदर ही नहीं आना देना चाहिए था। आप अपना अपना प्रोस्पेक्टिव व्यू रख दियो भाई, क्या क्या तुम्हारे मन में चल रहा है ये सारी स्टोरी सुनने के बाद। और पृथ्वीराज चौहान वाली बता के जाइए मेरे को कमेंट में, क्या तुम सीख पाए उससे, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है। इसलिए इतिहास पढ़ते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम ये वाली गलती तो कभी भी ना करें, और उन गलतियों से सीख के हम कुछ नया आइडिया अप्लाई करें। ठीक है, वीडियो को देख रहे हो तो भाई कमेंट कर दियो, लाइक करियो, कहाँ से देख रहे हो ये वाला कमेंट जरूर आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।